नमस्कार दोस्तों, द पाठशाला एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पर आप सभी का स्वागत है। क्लास 10 की मैथ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर हम पढ़ रहे थे। तो ट्रिग्नोमेट्री में हमने एक्सरसाइज 8.1 किया, उसमें से हमने 8 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। शेष हमारे क्वेश्चन बचे हुए थे 9, 10 एंड 11, यानी कि 3 क्वेश्चन 9, 10, 11 बचे हुए थे। 8 क्वेश्चन तक हमने सॉल्व कर लिया। आइए क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं। क्लास 10 में एक्सरसाइज हमारी है एक्सरसाइज 8.1 ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री की हमारी एक्सरसाइज 8.1 है। क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। क्वेश्चन नंबर 9 का हमें डिस्कशन करना है, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? एक त्रिभुज दिया गया है, त्रिभुज ABC, जिसका कोण B समकोण है, यानी कि समकोण है। समकोण का मतलब 90 डिग्री है। कोण भी समकोण है, यानी कि 90 डिग्री है। और कुछ दिया है, और क्या दिया गया है? tan A = 1/√3 दिया गया है। तो निकालना क्या है? तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, हमें पहला क्वेश्चन क्या निकालना है? sin A cos C प्लस cos A इंटू sin C निकालना है। दूसरा क्वेश्चन इसमें फिर से दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें क्या करना है? cos A cos C माइनस sin A इंटू cos C, ये निकालना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया क्या गया है? त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है, यानी कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें कोण B अर्थात B एक समकोण है। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। और क्या दिया गया है? tan A = 1/√3 दिया गया है। तो हमें तब हमें फाइंड करना है sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। दूसरे में हमें फाइंड करना है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू cos C, सॉरी sin A इंटू sin C। फाइंड क्या करना है? sin A इंटू sin C। ये क्या cos C लिखा होता है sin C, ठीक है। तो आइए हम क्वेश्चन देखते हैं, दिया क्या गया उस पर हम डिस्कशन एक बार करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं और कैसे सॉल्व करेंगे इस पे आते हैं। तो त्रिभुज दिया गया, क्या दिया गया? एक त्रिभुज दिया गया है, कोण भी समकोण, अर्थात कैसा त्रिभुज हमें दिया गया है? समकोण त्रिभुज। कैसा त्रिभुज दिया गया है हमें? समकोण त्रिभुज दिया गया है, ठीक है। तो आइए ये हमारा हो गया त्रिभुज, और कैसा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। कैसा त्रिभुज हो गया हमारा? ये समकोण त्रिभुज हो गया। ये हमारा हो गया समकोण त्रिभुज। ये हो गया B, तो ये हो गया A और इसको हमने मान लिया C। कोण A को हमने मान लिया थीटा, कोण A को हमने क्या मान लिया? थीटा। त्रिभुज दिया गया है ABC, जिसमें B क्या है? समकोण है। B क्या है? B समकोण है। B क्या है? समकोण है। तो अब एक कोण को हमने क्या मान लिया? थीटा। जब एक कोण को हमने थीटा माना तो एक कोण हो गया हमारा, ये न्यून कोण है। न्यून कोण एक, ये सम्मुख भुजा कौन सी है? BC। BC क्या है? सम्मुख भुजा। तो BC जो सम्मुख भुजा है, तो सम्मुख भुजा को हमने क्या कहा था? लंब। क्या कहा था? लंब कहा था। तो सम्मुख भुजा हमारी क्या हो गई? लंब, अर्थात परपेंडिकुलर। क्या हो गई? परपेंडिकुलर। अब न्यून कोण अर्थात न्यून कोण A की सम्मुख भुजा BC है। जब न्यून कोण A की सम्मुख भुजा BC है, तब BC को हमने क्या कहा? लंब कहा। ये मैंने पहले कंसेप्ट पढ़ा चुका हूं। उसके बाद न्यून कोण A की संलग्न भुजा कौन सी है? AB। न्यून कोण A की संलग्न भुजा कौन सी है? AB। न्यून कोण A की संलग्न भुजा कौन सी है? AB है। और AB को हमने क्या कहा? आधार। क्या कहा हमने? आधार, यानी कि बेस। शेष हमारी भुजा बची हुई है कौन सी? AC। AC जो शेष भुजा बची हुई है, जो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है, उसको हमने कहा कर्ण, हाइपोटेन्यूस, ठीक। ये हमारे
क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 9 में, क्वेश्चन नंबर 9 में ये दिया गया है कि एक त्रिभुज है ABC जिसका कोण भी समकोण है, ठीक, ये दिया गया है। उसके बाद दिया गया है tan a = 1/√3 है, इतना दिया गया। उसके बाद जो क्वेश्चन दिया गया उसका मान हमें निकालना है। अब कोण A को हमने मान लिया थीटा, जब कोण A को हमने थीटा माना तो कोण A हमारा न्यून कोण है। न्यून कोण A की सम्मुख भुजा कौन सी है? BC। न्यून कोण A की सम्मुख भुजा कौन सी है? BC। तो न्यून कोण A की सम्मुख भुजा BC है, तो इसको हमने क्या माना था? लंब। हमने माना था न्यून कोण A की सम्मुख भुजा BC अगर है तो उसको हम मानेंगे लंब। अगर न्यून कोण A की संलग्न भुजा को हम आधार मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे न्यून कोण A की संलग्न भुजा को न्यून कोण A की सम्मुख भुजा कौन सी है? BC। तो इसको हमने क्या मान लिया? लंब हो गया। न्यून कोण A की संलग्न भुजा कौन सी है? AB। न्यून कोण A की संलग्न भुजा कौन सी है? AB है, तो क्या हो गया? आधार। शेष आधार भुजा कौन सी हो गई? कर्ण हो गई। अब हमें दिया गया है tan A = 1/√3। tan A = क्या दिया गया है? 1/√3। तो आपको मैंने पढ़ाया था कंसेप्ट कि tan A = होता है लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। हमने इसको पढ़ा। tan A = लंब बटे आधार होता है। हमने इसको क्या किया है? पढ़ रखा है। पिछली क्लासेस में हम इसको देख चुके हैं। जिस बच्चे ने इस क्लास को नहीं देखा है कि tan A = लंब बटे आधार कैसे होता है, तो इससे पिछली वाली क्लासेस आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां आप पिछले क्लासेस को ओपन करिए, वहां से आप इस लेक्चर को देख सकते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा। लंब = दिया गया है। अब देखिए लंब होता है लंब अब tan A = 1/3 दिया गया है। हमने tan A = मान लिया, ये हो गया हमारा लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार हो गया, तो लंब की वैल्यू क्या हो गई? यहाँ 1 हो गई और आधार की वैल्यू क्या हो गई? √3, ठीक है। यानी कि अब हम इससे जब क्या कर दिए? तुलना कर दी, जिसे कहते हैं तुलना करना। tan A = 1/√3 है। tan A = होता है लंब बटे आधार। तो लंब की वैल्यू कितनी हो गई? 1। आधार की वैल्यू कितनी हो गई? √3। तो हमने यहाँ लिख दिया लंब की वैल्यू 1 और आधार की वैल्यू √3। हमने क्या लिख दिया। अब हमें कर्ण की वैल्यू नहीं पता है। कर्ण की वैल्यू हम फाइंड करते हैं, और कैसे फाइंड करते हैं ये चीज मैंने बताया है। आइए देखते हैं कर्ण की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे। कर्ण की वैल्यू हम फाइंड कैसे करेंगे? आपको पता है हम कैसे फाइंड करते हैं, इसलिए हम बता चुके हैं और हम आप लोग इसको पढ़ चुके हैं। तो आइए कर्ण की वैल्यू फाइंड करते हैं। आपको पता होना चाहिए पाइथागोरस प्रमेय। क्या हमने पढ़ा है? पाइथागोरस प्रमेय हम पढ़ रखे हैं। क्या पढ़ रखे हैं? पाइथागोरस प्रमेय हम पढ़ रखे हैं। कितने बच्चों को पाइथागोरस प्रमेय याद है? तो आइए देखते क्या होता है। AC² = AB² + BC²। अर्थात अगर हम इसको हिंदी में लिखना चाहें तो कर्ण का स्क्वायर = आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये होती है हमारी क्या? पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है ये? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग त्रिभुज की, इसको आप एक बार फिर सुनिए। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा के स्क्वायर, अर्थात सबसे बड़ी भुजा कौन सी? AC। इसका स्क्वायर शेष दोनों छोटी भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो देखो ना, सबसे बड़ी भुजा AC का हमने क्या किया? स्क्वायर किया। जो शेष भुजा है AB उसका स्क्वायर और BC का स्क्वायर, उन दोनों को जोड़ लिए तो हम किसके बराबर हो गए? सबसे बड़ी भुजा AC के स्क्वायर के बराबर। ये पाइथागोरस थ्योरम है। अब आपको पता होना चाहिए AC की वैल्यू हमें निकालना ही है। आधार की वैल्यू हमें पता है √3, तो √3 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा प्लस लंब की वैल्यू 1 का स्क्वायर AC²। आपको पता है किसी के भी रूट के ऊपर अगर स्क्वायर लगा देंगे तो रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा 3 प्लस 1 का स्क्वायर 8। AC² = हो जाएगा 4,
आपको पता है जब AC बराबर लेंगे हो जाएगा √4। √4 का मतलब होता है 2। √4 का मतलब होता है 2, अर्थात कर्ण की वैल्यू कितनी आ गई 2, अर्थात 2। कर्ण की वैल्यू कितनी आ गई 2। ये हो गई कर्ण की वैल्यू। ठीक, अब हम जो भी हमारा क्वेश्चन है हम उसको बड़ा आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो हमें कर्ण की वैल्यू मिल गई है। तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। हमने पाइथागोरस प्रमेय इसलिए लगाया ताकि हमें किसकी वैल्यू का पता चल सके, AC की वैल्यू का हमें पता चल सके। अब देखिए त्रिभुज में अब हमें निकालना है क्वेश्चन नंबर 9 का जो पहला क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, sin A cos C प्लस cos A इंटू sin C, इसकी वैल्यू हमें क्या करनी है, निकालनी। अब आप देख रहे होंगे कि A दिया है फिर C दिया है। इसका मतलब ये होता है एक बार A को न्यून कोण माना है, फिर दूसरी बार C को न्यून कोण मान के हमें फाइंड करवाएगा आंसर। अब आप देखते हैं sin A इक्वल टू क्या होता है। sin A इक्वल टू हमने पढ़ रखा है लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब की वैल्यू कितनी है 1 और कर्ण की वैल्यू कितनी हो गई √3, सॉरी कर्ण की वैल्यू हो गई 2। cos A की वैल्यू यहां से हम फाइंड कर लेते हैं। cos A की वैल्यू, तो cos A की वैल्यू cos A इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण। cos A इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार की वैल्यू कितनी है √3 और कर्ण की वैल्यू 2। ये cos A की वैल्यू आ गई। अब cos C और sin C की वैल्यू निकालना है, तो हम निकालेंगे sin C की वैल्यू। तो आपको बता दूं sin C की वैल्यू निकालने के लिए थीटा C को हमें मानना पड़ेगा। जैसे हमने थीटा माना A को, अब हमें C को थीटा मानना पड़ेगा। तो हम इसको C को थीटा मान लिए। किसको मान लिए, C को थीटा मान लिए। तो आइए देखते हैं C को थीटा मानने में बदलाव क्या क्या आते हैं। एक त्रिभुज बनाते हैं। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मैंने एक त्रिभुज बनाया, ये छोटा त्रिभुज है। आप इसको केवल समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये A है, B है और ये C है। ठीक, AB की वैल्यू आपको पता है √3 है, BC की वैल्यू आपको पता है 1 है और AC की वैल्यू आपको पता है 2 है। ये वैल्यू आपको पता है इस त्रिभुज के। सेम यही त्रिभुज है लेकिन थोड़ा इसको छोटा बना दिया गया है, बस समझाने के लिए आपको। हमने कोण A को यहाँ थीटा माना था, लेकिन इस त्रिभुज में हमने कोण C को थीटा मान लिया। जब कोण C को थीटा माने तो कोण C के अकॉर्डिंग कोण C न्यून कोण हुआ, तो न्यून कोण C का न्यून कोण C की सम्मुख भुजा कौन सी हो गई, अब AB होगी। न्यून कोण C की सम्मुख भुजा कौन सी हो गई, AB। इसका मतलब AB क्या हो जाएगा, अब लंब। क्यों लंब हो गया आपको समझ में आया। जब A को माना था A की सम्मुख भुजा BC थी यहाँ, लेकिन जब हमने C को थीटा माना तो C की सम्मुख भुजा कौन सी है, AB। जब C की सम्मुख भुजा AB है तब ये क्या हो गया, लंब हो गया, AB लंब हो गया। और न्यून कोण C की संलग्न भुजा कौन सी है, BC। जब संलग्न भुजा BC को हम क्या कहते हैं, आधार। तो आधार हो गया BC, यानी कि परिवर्तन आया। बस परिवर्तन ये आया कि लंब का आधार, आधार का लंब हो गया। कर्ण चेंज नहीं होता भैया, कर्ण वही रहता है, कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब हम sin C और cos C की भी वैल्यू निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। तो मैं थोड़ा सा इसको रफ करता हूं, थोड़ा सा इसको छोटा लिखने का प्रयास करते हैं ताकि सारी वैल्यू एक साथ निकाल जाए। देखिए हमने वैल्यू निकाल रखा था किसका, sin A की वैल्यू हमने निकाल लिया था 1/2 थी, और cos A की वैल्यू हमने निकाल लिया था √3/2।
ये वैल्यू निकाल लीजिए। अब हमें निकालना है साइन सी की वैल्यू और कॉस सी की वैल्यू। आपको पता है साइन सी जब हम लेंगे तब भी हमारा लंब बटे कर्ण ही होता है, उसमें कोई परिवर्तन होगा नहीं। लेकिन जब सी को लिए है उसके बाद आधार लंब आपस में परिवर्तन हो गए हैं। तो जब लंब होगा, लंब कौन सा होगा, ए बी होगा, तो ए बी वैल्यू कितनी है, √3 है और कर्ण की वैल्यू कितनी है, ठीक। तो साइन सी वैल्यू कितनी आ गई, √3/2 आ गया। क्यों √3/2 आया, क्योंकि साइन ए की वैल्यू यहाँ 1/2 है और साइन सी की वैल्यू यहाँ √3/2 है। तो ये क्यों, क्योंकि जब हम कोण ए है, एंगल ए यहाँ पे है, ए न्यून कोण हमने माना तो इसकी समभुज भुजा लंब बीसी हो गई और संलग्न भुजा ए बी है तो आधार हो गया। लेकिन जब कोण सी को हमने थीटा मान लिया, कोण सी को जब थीटा माने तो इसकी समभुज भुजा, कोण सी की समभुज भुजा एसीडी हो गई, ए बी फिर लंब हो गया और संलग्न भुजा इसकी बीसी हो गई तो आधार हो गया। इसलिए आपस में परिवर्तन हो गया, लंब का आधार, आधार का लंब हो गया। साइन सी इक्वल टू आपको पता ही होता है आधार बटे कर्ण ही होता है, आधार बटे कर्ण, आधार की वैल्यू यहाँ 1 हो गई और कर्ण की वैल्यू 2 है, 1/2 ये हो गया, ठीक। अब इस त्रिभुज को हम रफ कर सकते हैं, इसको आप जरूर नोट कर लीजिए एज एग्जांपल के लिए, क्योंकि बहुत जरूरी है, ठीक है। मैं इसको रफ करता हूँ। अब इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लें, क्योंकि हमें वैल्यू तो पता चल गई, इससे हम इसको थोड़ा छोटा कर लें। तो हमें वैल्यू पता चल गई है, साइन सी की वैल्यू हो गई √3/2 और कॉस सी की वैल्यू हो गई 1/2। कैसे जो दिया गया है ये, किसकी वैल्यू हमें निकालना है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी की वैल्यू। आपको पता है कॉस ए का मान क्या है, 1/2, तो हमने कर दिया 1/2 इंटू कॉस सी की वैल्यू कितनी है, 1/2, हमने भी लिख दिया 1/2 प्लस कॉस ए की वैल्यू कितनी है, √3/2, तो रख लिया √3/2 इंटू साइन सी की वैल्यू कितनी है, √3/2, तो हमने भी लिख लिया √3/2। समझ में आया, कुछ नहीं था इसमें, कुछ था नहीं। देखिए साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी की हमें वैल्यू निकालनी थी। हमने मान निकाल लिया, साइन ए की मान, ए का मान है 1/2, तो साइन ए के स्थान हमने लिख दिया 1/2, बीच में इसके साइन ए इंटू कॉस सी, बीच में इंटू का चिन्ह है यानी गुणे का चिन्ह है, हमने गुणे का चिन्ह लगाया। कॉस सी की वैल्यू हमने निकाल रखा है 1/2, तो कॉस सी की वैल्यू हमने रख लिया 1/2, प्लस का चिन्ह था हमने प्लस लगा दिया। कॉस ए की वैल्यू हम निकाल रखे हैं √3/2, कॉस ए की वैल्यू हमने क्या निकाला, √3/2, तो कॉस ए के नीचे हमने लिखा √3/2, इन दोनों के बीच में इंटू था, गुणे का चिन्ह लगाया। साइन सी की वैल्यू हमने क्या निकाला, √3/2, तो साइन सी के नीचे हमने लिखा √3/2। अब जब 1/2 गुणे 1/2 है तो अंश का अंश, हर का अंश का अंश और हर का हर से गुणा कर देते, 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 होगा और 2 का गुणा 2 से करेंगे तो 4। √3 गुणे √3 आपको पता होना चाहिए, √3 इंटू √3 जब लिखते हैं तो इसकी वैल्यू हो जाती है 3, क्योंकि 2 3 हो गया ना, यानी कि इसका मतलब ये होता है √3 इंटू √3 करते हैं, अंडर रूट के अंदर 9 और 9 का जो 9 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है कितना, 3, ठीक। तो √3 इंटू √3 जब हम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हमने लिख दिया यहाँ पे 3 और 2 का 2 से गुणा 4, ये हुआ। अब 1/4 प्लस 3/4 लिखा हुआ है, तो हम इसको ले लेते हैं एलसीएम, कितना आएगा, दोनों में 4 कॉमन है यानी कि 4 एलसीएम हो जाएगा, 4 एलसीएम। 4 से इस 1/4 है जो लिखा हुआ, इस 4 से इस 4 भाग देंगे तो एक बार जाएगा, 4 एकम 4 बचा, यानी कि वहाँ कुछ नहीं बचा, यानी 0 हो गया। तो 1 बचा, उस 1 का गुणा जो भागफल आया 1 का गुणा इस अंश में करते हैं 1 में, तो 1 का गुणा 1 से करेंगे कितना होगा, 1 ही होगा। फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा दिया, फिर 4 से भाग 4 में दिए तो एक ही बार गया, तो 1 का गुणा किस में करेंगे, 3 में, और 3 में जब 1 से गुणा करेंगे तो 3 ही आएगा, और 3 और 1 जोड़ने में कितना हो जाएगा, 4, 4/4 जब कट जाएगा तो कितना बचेगा, 1, यानी कि
साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी की वैल्यू कितनी आई 1। समझ में आया? हमने साइन ए की वैल्यू, कॉस ए की वैल्यू, साइन सी की वैल्यू और कॉस सी की वैल्यू फाइंड किया इस त्रिभुज से। ये समझ में आया था कैसे फाइंड किया था? आप वीडियो को एक बार देखेंगे तो एक बार में समझ में आया, आप इसे दोबारा देखें आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इस सवाल को आप नोट करिए। इसमें दूसरा सवाल दिया गया है उसको हम करवाते हैं। हो गया होगा, इसको रफ कर रहे हैं, केवल ऊपर का रफ कर रहे हैं। जो पूरा भाग हमने किया सिर्फ उसको रफ करेंगे, क्योंकि जो वैल्यू लिखी हुई है उस वैल्यू को हम अभी रफ नहीं करेंगे, क्योंकि वैल्यू की हमें जरूरत पड़ेगी। इसको मैं एक बार रफ कर देता हूँ, पूरा की वैल्यू हम यहाँ लिख लेंगे, क्योंकि वैल्यू आपको भी याद हो गई होगी कि नहीं? साइन ए की वैल्यू 1/2, कॉस ए की वैल्यू √3/2, साइन सी की वैल्यू √3/2 और कॉस ए की वैल्यू 1/2। यही था। क्वेश्चन नंबर 9 का दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसकी वैल्यू हमें निकालना है। कॉस ए इंटू साइन सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, यानी कि कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी की वैल्यू निकालना है। ये क्वेश्चन है। कॉस ए इक्वल टू हमने मान रखा है, कॉस ए का मान क्या आया √3/2। तो कॉस ए इक्वल टू √3/2, तो कॉस ए के नीचे हमने लिख लिया √3/2 इनटू कॉस सी की वैल्यू 1/2, हमने लिख लिया 1/2 कॉस सी के नीचे, माइनस साइन ए की वैल्यू 1/2, साइन ए की वैल्यू 1/2 इनटू लगाया, यानी पूरे का चिन्ह साइन सी की वैल्यू हमने क्या निकाला √3/2। समझ में आया? कुछ किया तो लेना है, cos a इंटू साइन सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी दिया हुआ है, इसका मान हमें निकालना है। तो हमारे पास cos a की वैल्यू हमने निकाल रखा है √3/2, यानी cos a की वैल्यू हमने निकाल रखा है √3/2, तो cos a के नीचे √3/2 लिख लिया। साइन cos c की वैल्यू हम निकाल रखे हैं, cos c की वैल्यू हम निकाल रखे हैं 1/2, तो cos c की वैल्यू हो गई 1/2, माइनस चिन्ह था माइनस निकाल लिया। साइन ए की वैल्यू हमने हमारे पास क्या है 1/2 निकाला है, तो साइन ए की वैल्यू हो गई 1/2। साइन सी की वैल्यू हमें पता है √3/2 है, तो हमने लिख दिया साइन सी के नीचे √3/2। अब आप अपन गुणा कर लीजिए, बस √3 का गुणा 1 से करेंगे तो √3 ही आएगा, और 2 का गुणा 2 से करेंगे तो 4 आएगा। बीच में माइनस है, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। √3 का गुणा 1 का गुणा √3 से करेंगे तो √3 ही आएगा, और 2 का गुणा 2 से करेंगे तो 4। अब आप देख रहे हैं √3/4 एक प्लस है, √3/4 एक माइनस है। अब ये दोनों आपस में कट जाएंगे, एक प्लस एक माइनस आपस में कट जाएंगे कि 0। अब देखो ये बराबर दिखा है √3/4 √3/4 आपस में बराबर है, पीछे माइनस क्यों रखा है? अब आप ये बताइए 2 - 2 लिखा हुआ है, इसको आप क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? 2 - 2 लिखा है, आप 0 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? आपके पास 4 - 4 लिखा है, 0 ही लिखेंगे ना। 4 में से आप 4 हटा देंगे कितना आएगा 0 आएगा। इसलिए √3/4 माइनस √3/4, यानी √3/4 से हमने √3/4 को हटा दिया, कितना बचा 0। ये दोनों सेम क्या था, हर जो है वो सेम थे, इसलिए आपस में कट गए। देखो जैसे कहने का मतलब 0 कैसे है, कहने का मतलब जैसे हमारे पास 4 वस्तु है, कितनी वस्तु है 4 वस्तु है, और मैंने कहा कि ये 4 वस्तु आप दूसरे किसी को दे दो। आपने चारों वस्तु उठा के दूसरे को दे दिया, तो आपके पास कितनी वस्तु बची 0, यानी कि उसका आंसर 0। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे देख लीजिए। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप ये देखिए, इसको सॉल्व कर लें, सॉल्व करके देख लेते हैं। सॉल्व करके देख लें। 4 4 बराबर है, इसलिए इसमें आए इससे हो गया 4 से 4 भाग देंगे, बचेगा 1 का गुणा करेंगे √3 से, √3 ही आएगा। माइनस चिन्ह है, माइनस लगा दिया, फिर 4 से भाग देंगे 4 में तो 1 ही आएगा। 1 गुणा √3 से करेंगे कितना आएगा √3। अब √3 ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, यानी कि 3 से 3 गया 0, यानी कि 0/4। और आपको मैंने बता रखा है 0/4 आ गया। आपको मैंने बता रखा है
जीरो में किसी भी संख्या से अगर हम भाग करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 0। आंसर 0 हो गया कि नहीं, यही बताना है। ठीक, समझ में आया? जल्दी से आप इसको नोट करिए। अगले क्वेश्चन नंबर 10 को हम बताते हैं। ठीक है, नोट करिए। नोट हो गया होगा? आइए रफ करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर अगले चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, यदि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, यानी कि एक त्रिभुज दिया गया है जिसका कोण, एक त्रिभुज दिया गया है पी क्यू आर जिसका कोण क्यू समकोण है, और पी प्लस पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 और पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो साइन पी कॉस पी और टैन पी के मान निकालना। कहने का मतलब ये क्या है, क्या है क्वेश्चन नंबर 10। एक त्रिभुज दिया गया है, क्या दिया गया है, एक त्रिभुज पी क्यू आर ये दिया गया है जिसमें कोण क्यू क्या है, कोण क्यू समकोण है, क्या है, कोण क्यू समकोण है, यानी कि 90 डिग्री है। कोण क्यू क्या है, समकोण है, यानी कि 90 डिग्री है। अब कुछ और दिया हुआ है, क्या दिया गया है, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है, 25 सेंटीमीटर दिया गया है। और कुछ दिया है, पी क्यू की वैल्यू, इसकी वैल्यू पी क्यू की वैल्यू दिया गया है 5 सेंटीमीटर। तब हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, निकालना क्या है, साइन पी कॉस पी टैन पी, साइन पी कॉस पी और टैन पी, ये फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है कि एक त्रिभुज है पी क्यू आर जिसमें क्यू कोण समकोण है। ठीक, एक त्रिभुज है पी क्यू आर जिसका कोण क्यू समकोण है, ये दिया गया है। ठीक है, फिर आगे कह रहा है कंडीशन लगाते हैं, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 है, पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है, तब आपको फाइंड करना है साइन पी कॉस पी और टैन पी की वैल्यू। तो आइए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम एक त्रिभुज बनाते हैं, जो त्रिभुज दिया गया है उसके अकॉर्डिंग एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं। ये आप एक त्रिभुज बना रहे हैं, देखिए त्रिभुज ये आपको हो गया, ठीक, ये आपका एक त्रिभुज हो गया। कौन सा त्रिभुज हुआ, पी क्यू और आर, पी क्यू आर एक आपका त्रिभुज हो गया। इसमें कह रहा है पी क्यू इक्वल टू, यानी कि पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दिया गया है। और पहली कंडीशन एक और दी गई, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो आप एक काम कर लीजिए कि पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 दिया गया है, तो हम इसको कर सकते हैं पी आर इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि इसको 25 की तरफ जब भेज देंगे तो क्यू आर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये हम कर लेते हैं। ये क्यों किया है अभी आपको समझ में आ जाएगा। हमें पी आर की और क्यू आर की दोनों की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। केवल हमें वैल्यू किसकी पता है, पी क्यू की पता है। यहाँ क्यू समकोण है और पी को हमने मान लिया थीटा, यानी कि पी न्यून कोण है। पी की सम्मुख भुजा क्यू आर है, ये लंब होगी, और न्यून कोण पी की संलग्न भुजा पी क्यू है, ये आधार होगा। हम लगाते हैं क्या, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय आपको पता होनी चाहिए, कर्ण का स्क्वायर अर्थात पी आर के स्क्वायर
इक्वल टू आधार का स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर क्यू आर का स्क्वायर, ये होता है। ठीक, पी आर की वैल्यू आपने क्या निकाल दिया 25 माइनस क्यू आर, यानी कि पी आर के स्थान में हम रख देंगे 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू की वैल्यू आपको पता है 5, तो आपने रख लिया पी क्यू की वैल्यू 5 प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब देखिए आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा क्लास 9 में a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लास 9 में आपने पढ़ रखा है फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे 25 को हमने a मान लिया और qr को हमने b मान लिया, तो क्या हो जाएगा 25 का स्क्वायर प्लस qr के स्क्वायर माइनस 2 × 25 × qr, होगा कि नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा। 25 का स्क्वायर कर लेंगे तो यानी 25 का स्क्वायर माइनस qr का स्क्वायर माइनस 2 × 25 × qr, ये हो गया। ये त्रिभुज आप हटा दीजिए, इसको हम फिर से बना लेते हैं। इक्वल टू आपने क्या लिखा है 5 का स्क्वायर 25 होता है और प्लस qr माइनस का qr इक्वल टू 25 qr प्लस, देखिए इधर माइनस का qr है बराबर हुआ qr प्लस का है, ये दोनों आपस में ये प्लस होगा क्योंकि प्लस qr होता है। a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का qr प्लस का qr, ये आपस में है नहीं, एक कट जाएंगे यानी कि खत्म। अब बचा 25 का स्क्वायर ये और ये, 25 का स्क्वायर कितना होगा 625, 25 का स्क्वायर याद होगा, नहीं याद है कोई बात नहीं, याद कर लीजिएगा। 25 का स्क्वायर होगा 625 माइनस 25 और 2 का गुणा करेंगे आप आएगा 50, यानी कि 50 qr बराबर हो जाएगा 25, कितना 25 qr और qr आपस में कट जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, कहाँ यहाँ देखिए इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। 625 माइनस 50 qr इक्वल टू 25, इस 50 qr को यहीं पे रहने दो, यानी कि 50 qr माइनस के साथ इक्वल टू 25 माइनस इस 625 को लेफ्ट हैंड से आप राइट हैंड ले जाइए, प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा 625। अब ये प्लस का माइनस कैसे हुआ आपने समझ में आया होगा। तो प्लस का माइनस इसलिए हुआ बच्चा, कोई भी चीज अगर हम लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ ले जाते हैं, यानी कि राइट हैंड से यानी कि लेफ्ट हैंड से राइट हैंड या राइट हैंड से लेफ्ट हैंड, कोई भी चीज अगर हम लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की ओर ले जाते हैं, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो जाती है। नहीं समझ में आया? समझ कहने का मतलब ये, कोई भी चीज लेफ्ट से राइट में जाती है, अगर वो प्लस है तो माइनस हो जाएगी, और यदि वो माइनस है तो उधर जाकर प्लस हो जाएगी, ये होता है। इसीलिए 625 रहेगी ना प्लस का, जब ये लेफ्ट साइड से राइट साइड गया तो कितना हो गया माइनस का 625 हो गया। अब 25 में से 625 तो नहीं घटेगा, ये तो श्योर है। 25 में से 625 घटेगा नहीं घटेगा, तो 625 में से 25 घटेगा, कितना बचेगा 600 बचेगा, और ये माइनस है बड़ी संख्या है इसलिए यहाँ माइनस लगा हुआ रहेगा। तो आइए देखते हैं क्या होगा। माइनस का 50 qr इक्वल टू 625 से 25 घटाया तो 600 बचा, और माइनस लगा रहेगा क्योंकि बड़ी संख्या से आ रहा है, बड़ी संख्या का चिन्ह हमेशा ले जाता है। जैसे हम यहाँ पे माइनस करें 5 माइनस 4 तो इक्वल टू आता है 1 प्लस कर लिया जाए। क्यों प्लस कर लिया जाए? बड़ी संख्या जो 5 है इसका चिन्ह कितना प्लस का 5 है, इसका चिन्ह यहाँ पे लगा हुआ है। किसी भी संख्या का चिन्ह अगर पहचाना है प्लस में है माइनस में है, जिसका हम जानते हैं कैसे जानकारी लेते हैं कि प्लस जिस मान लो संख्या लिखी हुई है 5 और ये लिखा हुआ है 4, ये माइनस का 5 ये प्लस का 4, तो संख्या के आगे जो लिखा हुआ हो, जो संख्या के आगे चिन्ह लगा होगा संख्या का चिन्ह वही होगा। जैसे 5 के आगे यहाँ चिन्ह माइनस लगा हुआ है, ये -5 है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब प्लस है। ठीक है, अब देखिए 50 qr लिखा हुआ है, 50 qr माइनस से माइनस आप कैंसिल कर लीजिए, 0 से 0 आप कैंसिल कर लीजिए, आपको बचा qr इक्वल टू आप ले लीजिए
जब क्यू आर स्क्वायर में लेंगे 5 जो बचा हुआ उधर जाएगा, यानी 60/5। गुणे में कोई चीज होती है, जब गुणे में कोई चीज होती है लेफ्ट साइड में, अगर राइट साइड जाती है तो राइट साइड के बटे में आती है। 5 से आप 7 काट दीजिए, 12 पंचे 60 होता है, यानी क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई? 12। क्यू आर की वैल्यू कितनी फाइंड हुई? 12। कितनी फाइंड हुई बच्चा? 12 फाइंड हुई। यानी कि क्यू आर की वैल्यू जब 12 फाइंड हो गई, पी आर की वैल्यू हमें कितना हमने मान लिया था? पी आर इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर था, इसी क्यू आर की वैल्यू इसी में रख दो तो आ जाएगा पी आर की वैल्यू। ठीक है, आइए रखते हैं इसको, आप पहले नोट करिए। नोट हो गया होगा, अगर नहीं नोट हुआ होगा तो आप वीडियो के बीच में रोककर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि इसमें वैल्यू हमें फाइंड करनी है, एक वैल्यू नहीं 2 वैल्यू फाइंड करनी है। नोन वैल्यू हमारे पास कितनी है? 2, इसलिए देखिए पी आर इक्वल टू हमने मान रखा है 25 माइनस क्यू आर, और क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई? 12। इसी 12 को यहाँ पे रख दो तो पी आर इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर की वैल्यू कितनी? 12। तो पी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 13। 25 में 12 क्या? 13 ही आएगा ना, 13 ही आएगा ना, बात सोच रहे हैं। देखिए पी आर की वैल्यू 13, क्यू आर की वैल्यू 12। तो अभी एक वैल्यू हमारे पास और है क्या? कुछ वैल्यू दिया गया लेकिन नहीं, पी क्यू भूल गए हो? पी क्यू दिया है बच्चा 5 सेंटीमीटर, यानी कि सारी वैल्यू किसमें आई होंगी? सेंटीमीटर में। तो अब बताइए, अब ये सब आ गया तो आपके पास जो क्वेश्चन है आपका वो निकालने में आसान हो गया? बिल्कुल हो गया, आप कर लेंगे। एक लाइन में कर लेंगे, क्योंकि यही सब कुछ तामझाम नहीं था। पी आर की वैल्यू निकालना, क्यू आर की वैल्यू निकालना, पी क्यू दिया हुआ, इन 2 वैल्यू निकालना ही तामझाम था, वो ज्यादा मुश्किल था, इसको मैंने आसान कर दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन की वैल्यू क्या निकालनी थी हमें? साइन पी की वैल्यू, कॉस पी की वैल्यू और टैन पी, इन तीनों की वैल्यू हमें निकालनी थी। ठीक है, तो आइए हम अपने त्रिभुज का फिर से निर्माण कर लेते हैं। इसको मैं रख कर रहा हूं। ठीक है, साइड त्रिभुज का हम निर्माण कर लेते हैं अपने। तो त्रिभुज हमारा क्या था उसका हम तुरंत निर्माण करते हैं। ये हमारा होगा त्रिभुज पी क्यू आर। अब देखिए वैल्यू यहाँ पी आर की वैल्यू 13, कितनी? 13 सेंटीमीटर। पी क्यू की वैल्यू 5 सेंटीमीटर। और कोई वैल्यू दी गई है? बिल्कुल दी गई होगी, कोई वैल्यू दी गई होगी। क्यू आर की वैल्यू कितनी दी गई थी? 12 सेंटीमीटर। क्यू आर की वैल्यू, पी क्यू की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, क्यू आर की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है। कितनी? 12 सेंटीमीटर। अब आप बताइए, यानी कि पी की वैल्यू 5, क्यू आर की वैल्यू 12 और पी आर की वैल्यू 13 हो गई। अब आप साइन पी, कॉस पी, टैन पी वैल्यू नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्यू आपका समकोण है, आपको पता ही है, या आपको क्वेश्चन दिया गया है। पी को हमने थीटा मान लिया, तो पी की सम्मुख भुजा कौन सी है? क्यू आर। तो ये क्या हो गया? लंब। पी की संलग्न भुजा पी क्यू है, तो ये क्या हो गया? आधार। पी क्यू क्या हो गया? आधार। पी क्यू आधार हो गया, क्यू आर लंब हो गया, शेष बची भुजा हमारी कर्ण हो गई। ठीक, तो साइन पी का मतलब साइन है। देखो साइन पी लिखा हुआ है तो ये साइन है, अर्थात एंगल। अगर ए की वैल्यू 30 डिग्री है तो यहाँ पी की वैल्यू 30 डिग्री है। हमने जो मान निकाला था साइन ए इक्वल टू लंब बटे कर्ण, तो अब ये आप कहेंगे साइन पी बराबर कर्ण लंब बटे कर्ण। सर आपने नहीं लिखा था, तो था ही नहीं, तो आप कैसे लिख देंगे बच्चा? ये पी जो है, ये देखिए पी न्यून कोण यहाँ भी है और यहाँ भी न्यून कोण ये है, तो इसलिए दोनों वैल्यू आपस में बराबर है। यहाँ थीटा भी हो सकता है, पी क्यू आर एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, थीटा भी हो सकता है, तो लंब बटे कर्ण होगा। ऐसा नहीं कि अगर थीटा आ गया या पी का ए के अलावा कोई और चीज आ गया तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, कर्ण बटे लंब या और कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, अब आप सीधा सीधा मान निकाल लीजिए। किसका मान निकालना है आपको? साइन पी आपको पता है लंब बटे कर्ण होता है, तो साइन पी की वैल्यू कितनी जाएगी? लंब कितना है? 12 सेंटीमीटर और कर्ण कितना है? 13 सेंटीमीटर, यानी साइन पी की वैल्यू कितनी आएगी? 12/13। कॉस पी क्या निकालना है? कॉस पी। अब आप बताइए कॉस बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार की वैल्यू कितनी है? 5,
और कर्ण की वैल्यू कितनी है 13। अब आपको tan निकालना है। tan की बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। लंब की वैल्यू कितनी है 12, आधार की वैल्यू 5। आपका वैल्यू आ गई कि नहीं, ये आपका मान हो गया जो क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में sin p cos p tan p वैल्यू एक लाइन में ही कोई वैल्यू निकालना, ये बड़ी बात नहीं थी। लेकिन बड़ी बात बच्चा ये थी कि पहले pr की और qr की वैल्यू फाइंड करना, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। समझ में आया? बिल्कुल कुछ समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और बचा, इसको सॉल्व करेंगे पूरा 2 मिनट के अंदर। एक क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का है। इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.2 जो एक्सरसाइज हमारी है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। आइए इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। बताइए कि निम्नलिखित कथन में सत्य है या असत्य। कारण सहित हमें बताना है। कारण सहित बताने का मतलब होता है, देखिए कि असत्य है तो क्यों असत्य है, असत्य है तो क्यों सत्य है, इसके लिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 11 का डिस्कशन करेंगे 2 मिनट में। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। 10 क्वेश्चन नंबर 10 का पहला ये कह रहा है tan a का मान सदैव यानी कि हमेशा, सदैव का मतलब हमेशा होता है, ठीक है, सदैव यानी कि ऑलवेज, और इसी को हमेशा लिखते हैं, क्या हमेशा। तो हिंदी में ज्यादा कंफ्यूज ना हो। कह रहा है हमेशा किससे 1 से कम होता है। क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है बच्चा। tan a की वैल्यू 1 से कम हमेशा नहीं होती है। कम हो सकती है लेकिन हमेशा कम नहीं होती है। tan की वैल्यू आपको बता दूं, tan की वैल्यू जो होती है, tan a की वैल्यू वो 0 से इन्फिनिट तक इंक्रीज करती है और माइनस से इन्फिनिट से 0 तक जाती है। कैसे नहीं समझ में आया? 0 से इन्फिनिट यानी कि प्लस है ना। अब 0 के बाद आप ये बताइए 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, डॉट ये इन्फिनिट जाएगा कि नहीं जाएगा। फिर उसके बाद माइनस इन्फिनिट यानी कि माइनस से प्लस की ओर 0 आ रहा है। तो आप ये बताइए जो tan की वैल्यू है बदलती रहेगी कि हमेशा 1 रहेगी? बिल्कुल नहीं 1 रहेगी। कभी tan की वैल्यू 1/2 आएगी, कभी tan की वैल्यू 3/2 आएगी। हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है, तो वो जैसा बनेगा वैसे वैल्यू आएगी। तो tan की वैल्यू हमेशा 1 से कम नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि tan की वैल्यू 0 से इन्फिनिट तक इंक्रीज करती है और माइनस इन्फिनिट से 0 तक इंक्रीज करती है। ये इसका कारण है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 का दूसरा, 10 का दूसरे के बारे में कुछ डिस्कशन। दूसरा क्या कह रहा है, यानी पहला हो गया फॉल्स यानी कि असत्य, यानी कि झूठ, है ना, गलत है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। कोण a के किसी मान के लिए sec a 12/5 होगा। यानी कि कह रहा है क्वेश्चन नंबर दूसरा, किसी भी मान के लिए sec a की वैल्यू 12/5 होगी। कह रहा है कि sec a की वैल्यू किसी भी मान के लिए कितना होगी 12/5 होगी। बिल्कुल होगी। क्यों होगी? सत्य, ये सत्य है बच्चा, ट्रू है। अब ट्रू क्यों है इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि हमें कारण को भी लिखना है। बिल्कुल लिखना है कारण ये लिखना है कि इससे जो होता है वो 1 से बड़ा हो सकता है। 12/5 से आप डिवाइड करिए, यानी कि 12/5 अगर sec a की वैल्यू हम लें, अगर इसे एक त्रिभुज का निर्माण करें। आइए देखते हैं त्रिभुज का निर्माण कैसे करेंगे। मान लीजिए समकोण त्रिभुज नहीं है, क्योंकि मान नहीं सकते कि समकोण त्रिभुज होगा ही। अब 12/5 आपने पढ़ाया था cos a होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो sec a होता है कर्ण बटे आधार। sec a हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो कर्ण यहाँ हमने मान लिया ये भुजा है, इसको हम मान दे दिए a b से, b को हमने समकोण मान लिया। AC की वैल्यू यानी कर्ण 12 हो गया और आधार हमारा 5 हो गया। शेष BC भुजा निकली है, बची हुई है। BC को अगर हम निकाले हैं पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, AC² = AB² प्लस BC²। AC² 12 है तो 12 के स्क्वायर कर लेंगे और AB भुजा है 5 के स्क्वायर कर लेंगे प्लस BC²। अब 12 के स्क्वायर करेंगे तो 144 होगा। 12 12 में 144 और 5 × 5 25 यानी 5 के स्क्वायर 25 BC²। अब जब 25 को इधर लाएंगे तो 144 माइनस 25 यानी बचा कितना बच गया? तो समझ नहीं आ रहा है ना। और इसमें से 3 में से 2 गया यानी कि 119।
तो BC की वैल्यू देखिए यहाँ पे, देखिए BC की वैल्यू जो आ रही है BC स्क्वायर की 119, और अगर BC का स्क्वायर रूट निकालें तो अंडर रूट 119, और BC की वैल्यू निकल कर आएगी 11.10.9। ये समथिंग वैल्यू निकलेगी जब स्क्वायर रूट निकालेंगे। ये स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं ये आपके सिलेबस में नहीं है, मैं इसको मैं जरूर सिखाता कि स्क्वायर रूट जिस संख्या का नहीं निकल पाता है तो उसको कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो सेक ए का जो मान होता है 12/5, ये किसी भी मान के लिए क्या कह रहा है, कोण ए किसी मान के लिए सेक ए का मान 12/5 होता है, अर्थात ये सत्य है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3, 11 नंबर क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 3 है उस पर डिस्कशन करते हैं। ये थोड़ा मैंने जल्दी बता दिया कि बहुत स्पीड से, तो आप परेशान नहीं होंगे, इतना बाधा पूरा स्टूडेंट से आप पढ़ा चुके हैं ना, आपको रट गया होगा अपने यहाँ आप इसको पढ़ डालेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कॉस ए, कोण ए और कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त है, बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कॉस ए, कह रहा है ए के लिए कॉसेंट होता है, कॉसेंट के लिए का संक्षिप्त यानी कॉस जो लिखा गया है वो कॉसेंट का संक्षिप्त रूप है, बिल्कुल नहीं बच्चा, ये गलत बात है। कॉसेंट का संक्षिप्त रूप नहीं है कॉस, कॉस जो होता है वो कोसाइन का संक्षिप्त रूप होता है, समझ में आया? तो ये सही गलत है, कॉसेंट का कह रहा है, कॉसेंट का नहीं हो सकता ना, तो कॉसेंट कोसाइन का संक्षिप्त रूप कॉस है, तो कॉस जो होता है कॉसेंट का संक्षिप्त रूप ना होकर कॉसेंट का संक्षिप्त रूप है, यानी कि यह असत्य है। क्या है? असत्य, असत्य है यानी कि फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, 11वें का तीसरा क्या है, फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि 11वें का 4 नंबर डिस्कशन करते हैं, कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल है, यानी कहने का मतलब इसका ये है कॉट ए जो है लिखा हुआ है, जो आप बार बार लिखते हैं कॉट ए, tan ए, sin ए, ये जो होता है कॉट और ए का गुणनफल है। नहीं नहीं, यानी कि इसका मतलब ये असत्य है। क्या है? असत्य, बिल्कुल नहीं। चौथा असत्य है, क्यों असत्य है? कॉट ए जो है, कॉट और ए का गुणनफल नहीं होता है, ये एक एंगल है और इसका एक कोएफिशिएंट कभी नहीं हो सकता, यानी कि cos ए, कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल नहीं होता है क्योंकि ए एक एंगल होता है, ठीक है, ये किसी के साथ हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 5वां लास्ट क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से ट्रू फॉल्स बताने क्या होगा। किसी भी कोण के लिए किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा का मान 4/3 होता है, तो आप यहाँ देखिए 5 थीटा, किसी भी कोण के लिए साइन थीटा का मान 4/3, ये हमेशा होगा। कैसे होगा भाई? अगर जो समकोण त्रिभुज, हमारा समकोण त्रिभुज जैसे आपने अभी निकाला, समकोण त्रिभुज निकाला था 12, उसके बाद अंडर रूट 119 आ गया था ना BC की वैल्यू, अगर वैल्यू बदल गई तो साइन थीटा की वैल्यू बदल जाएगी, नहीं बदल जाएगी? 4/3 है। अगर मान लिया हमने ये कह दिया ये 5 के बराबर है, ये 4 के बराबर है, ये 7 के बराबर है, तो आप बताइए यहाँ साइन की वैल्यू चेंज हो जाएगी नहीं? अरे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इसको बनाने मत लग जाना, मैं भी त्रिभुज नहीं बनेगा, ठीक है। मैं एक जस्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इसका स्क्वायर आप कर लीजिए 25 होगा, इसका कर लीजिए 16 होगा, इन दोनों जोड़े कितना होगा? 6 5 11 2 1 3 1 4, अंडर रूट 41। ऐसा कोई त्रिभुज आप 7 का होगा 49, यानी कि बड़ा आ गया तो बराबर होना चाहिए, भी अंडर रूट 41 होना चाहिए, यानी कोई ऐसी वैल्यू जो त्रिभुज का निर्माण करती हो। लेकिन साइन थीटा 4/3 हमेशा थीटा को 4/3 होगा, ये पॉसिबल नहीं है, ये वैल्यू तो आप चेंज भी हो सकते हैं ना, बिल्कुल चेंज हो सकते हैं, तो इसलिए ये भी क्या हो गया? असत्य, ये भी फॉल्स है। एक ही शायद ट्रू हुआ, कितना? 1 2 3 4 5 में एक ही ट्रू आया, केवल 5 क्वेश्चन में एक ट्रू आया। यानी हमने सीख लिया, जो भी हम डिस्कशन कर रहे थे इसके बारे में सारी चीजें सीख ली हैं। एक्सरसाइज 8.2 हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, और उससे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिखवाऊंगा, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर करेंगे, ठीक है। धन्यवाद क्लास।